नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। पॉलिटी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया और आयरलैंड का संविधान जो कि 1937 में बनकर तैयार हुआ था, वहाँ से भारतीय संविधान ने इन सिद्धांतों को लिया है। जिस तरीके से मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति में एक नकारात्मक की भूमिका निभाते हैं, यानी व्यक्ति के ऊपर समाज का दबाव ना बन पाए या कोई व्यक्ति किसी समाज पर हावी ना हो सके, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार जिस तरीके से अपनी प्रकृति में नकारात्मक हैं, उसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं। क्योंकि जब भी राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी हित में कोई कार्य किया जाएगा या कोई भी नीति कानून बनाया जाएगा, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बातें लिखी गई हैं उनका पालन करे और उन्हीं के अनुसार कानून का निर्माण करे। अब हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में इन सिद्धांतों की चर्चा की गई है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने प्रकार से बांटा गया है। चलिए अब हम शुरू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं आपके भाग 4 में बताए गए हैं और अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड ने इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पेन के संविधान से लिया। भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड ने इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पेन के संविधान से लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल रूप से 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हिस्सा जो आप देखेंगे वो है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। देखिए, गांधीवादी सिद्धांतों को शामिल करना उस समय जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि गांधी जी का दबाव उस समय सबसे ज़्यादा था और गांधी जी भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में गांव का स्थान, निचली जो भारत की सबसे इकाई है, किसी भी समाज की इकाई गांव होती है, तो गांव को प्रथम रूप पर रखना चाहते थे। गांव का विकास ही उनकी नज़रों में किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास माना जाता था। तो इसलिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया। अब हम एक एक वर्गीकरण को अच्छे से समझेंगे और किस वर्गीकरण में कितने आर्टिकल हैं और किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, अब हम वो जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करेंगे सामाजिक सिद्धांत। आइए अब देखेंगे समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में सबसे पहला ही जो अनुच्छेद है आपका, वो है आपका अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा
सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना। यानी सरकार या राज्य ये प्रावधान करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके द्वारा जो सुविधाएं हैं समाज में, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे विभिन्न धर्मों, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए सुविधाएं और अवसरों की समानता बनी रहे, समानता को असमानता में बदला ना जाए। इसके बाद में अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। यानी अगर आपको जीवन जीना है तो आपको बेसिकली 2 टाइम का या 3 टाइम का खाना, रहने को घर, ठीक है, पहनने को कपड़े, ये चीज़ें आपको तब आएगी जब आपके पास में रोजगार होगा। तो सरकार या राज्य ये प्रावधान करेगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा कि वह सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन दे, यानी जीने के पर्याप्त साधन दे, ताकि वह समाज में एक अच्छा और साफ सुथरा जीवन जी सके। इसके बाद आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39A में क्या बताया गया है? समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए इस पॉइंट पे ध्यान करिए, समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी इसके अंदर एक शब्द आप और ऐड कर लीजिएगा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में बच्चे या बच्चों में अनाथ बच्चे भी हो जाते हैं, या फिर महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं, या विकलांग व्यक्ति भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब भी न्याय व्यवस्था में सभी समान हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलने में देरी हो रही है या न्याय में गड़बड़ी पाई जाती है, न्याय नहीं दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति या किसी प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। यानी कोर्ट में होने वाला जो भी खर्च होगा वह सब राज्य उठाएगा, और राज्य की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में सफलता हासिल कर सके। इसके बाद अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, गरीबी में लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए काम पाने का अधिकार सबका है। जो व्यक्ति 14 साल से ऊपर है, जो बच्चा 14 साल से ऊपर है, या जो 18 की उम्र पार कर चुका है, इन नौकरियों में सीधे पार्टिसिपेट कर सकता है। अवसरों की समानता उसको वहां मिलेगी, और किसी भी भारत में किसी भी सार्वजनिक नौकरी को पाने में नहीं रोका जाएगा, बशर्ते वह उस पद के लिए एलिजिबल हो, उतनी शिक्षा उसने प्राप्त करी हो। इसके अलावा शिक्षा पाना, यानी हर बच्चे का ये अधिकार है, भारत में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह शिक्षा पाए। इसी चीज को देखते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलग अलग प्रावधान करती रहती है, जैसे कि पंजाब में लड़कियों के लिए 0 से स्टार्ट करके जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्ले वे से, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। इसके बाद गरीबी, बुढ़ापा में लोक सहायता पाना, यानी अगर आप बूढ़े हो गए हैं और आपके परिवारजन आपके साथ नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी यह बनती है कि वह उस बूढ़े नागरिक को, जो उसके राज्य का नागरिक है, उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे, और एक समाज में सम्मानपूर्वक रहने लायक जीवन उसको दे। इसके बाद गरीबी में, अगर आप गरीब हैं तो सरकार यह व्यवस्था करे कि अगर वो किसी भी कारण से कोई भी कार्य कर सकते हैं तो उनको रोजगार दिलाने में मदद करे, ताकि वह अपनी गरीबीपूर्ण जीवन से ऊपर उठ सके। यही कारण है कि सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के
अनस्किल्ड लोगों के लिए या स्किल्ड लोगों के लिए होती है। इसके बाद में समाजवादी सिद्धांत में अन्य जो अनुच्छेद हैं उसको आइए देखते हैं। आइए अब देखेंगे अगले जो अनुच्छेद हैं समाजवादी सिद्धांत में। अनुच्छेद 42 बताता है कि प्रसूति सहायता, प्रेगनेंसी के दौरान सही ट्रीटमेंट दिया जाए और सही पोषण का ख्याल रखते हुए उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई जाए ताकि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद अनुच्छेद 43 निर्वह मजदूरी व शिष्ट जीवन स्तर, यानी राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह कार्य की सुविधा करेगा, यानी हर व्यक्ति को उसके स्किल के अनुसार उसको मजदूरी या कार्य प्रदान किया जाएगा। इसके बाद शिष्ट जीवन स्तर, यानी कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है और पैसे कमा रहा है अपना, अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो वह अपने समाज में अपना जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है, या फिर सरकार किसी भी व्यक्ति किसी भी समाज के पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए उनके शिष्ट जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएगी ताकि उनके जीवन में सुधार किया जा सके, उनके जीवन को सुधारा जा सके। इसके बाद अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में, यानी सरकार प्रावधान करेगी कि राज्य में नए नए उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं उनको नए नए रोजगार मिल सके और वे स्तर को समाज में ऊपर उठा सके। इसके बाद अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊपर उठाना। देखिए सीधी सी बात है, सरकार सीधा सीधा यही काम करेगी कि जो नागरिक है या उस राज्य के जो नागरिक हैं जिस राज्य में देखिए अनुच्छेद 47 के द्वारा पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी सरकार या राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में रहने वाले नागरिकों का जीवन स्तर या पोषाहार स्तर को ऊपर उठाने की जो जिम्मेदारी है वह सरकार की है। सरकार किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी, यानी उसको पूर्ण रूप से रोजगार दिलाने में उसकी मदद करेगी, नई नई योजनाएं उनके लिए लाई जाएगी ताकि वह व्यक्ति, राज्य में रहने वाले वो व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। आइए अब देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत। देखिए गांधीवादी सिद्धांतों को संविधान में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना ही संविधान सभा के सदस्यों का एकमात्र लक्ष्य था। और गांधी जी यह चाहते भी थे कि किसी भी राज्य में जो गांव है, गांव का विकास जरूरी है। किसी भी राज्य में अगर गांव का विकास होगा तो ही उस राज्य, उस देश का विकास हो सकता है। इसी कारण को, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने गांधीवादी विचारधारा को, यानी गांधीवादी सिद्धांत को निदेशक तत्वों के रूप में संविधान के भाग 4A में शामिल किया। देखिए इसमें अनुच्छेद 40 जो बताता है वो सीधा सीधा ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में आपको बोल रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये गांधी जी की ही विचारधारा थी। इसके बाद अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, यानी कोई भी ग्रामीण अपने रोजगार के लिए अपना गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन ना करे। इसी कारण से यह प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है कि गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में ही छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि लोग, जो गांव ग्रामीण वासी हैं, वो अपनी स्किल के अनुसार उस उद्योग में पार्टिसिपेट कर सके और अपना रोजगार पा सके और अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। इसके बाद अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समिति यानी कोई भी कुछ लोग मिलकर एक समिति का गठन कर सकते हैं, सार्वजनिक समिति का, जिसमें लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सके। इसके बाद SC ST वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य में रह रहे अल्पसंख्यक वर्ग, कमजोर वर्ग, गरीब लोग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों की हितों की रक्षा करे और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए ताकि
कोई भी व्यक्ति या प्रशासन के द्वारा उनके हितों का अवहेलना ना की जा सके। इसके बाद अनुच्छेद 47 बताता है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। देखिए, ड्रग्स वगैरह लेने से युवा पीढ़ी बर्बाद होती है और इसका एक जीता जागता कारण पंजाब है। पंजाब में जिस तरीके से नशीली दवाओं का सेवन बढ़ रहा है, प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि राज्य में नशीली दवाओं के जो सेवन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है या जो उस राज्य का भविष्य है उसको अंधकार में जाने से बचाया जा सके। इसके बाद अनुच्छेद 48 बताता है दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, यानी गाय, भैंस, बकरी, कोई भी जो दूध देने वाले पशु हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जैसे भारत में ईद होती है या इसके अलावा भी दुधारू पशुओं को मार दिया जाता है, बलि दी जाती है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 48 यह बात बताता है कि दुधारू पशुओं पर उनकी बलि पर रोक लगाई जाए। तो सरकार यह कानून बनाएगी कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाई जाए ताकि उनकी रक्षा की जा सके। एग्जाम्पल के रूप में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को देख सकते हैं, जहां पर इन दोनों राज्य की सरकारों ने गाय के वध पर, गाय की बलि पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बलि को करते हुए पाया जाता है तो राज्य द्वारा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो गांधीवादी विचारधारा को इन अनुच्छेदों के साथ संविधान में शामिल किया गया और उनकी विचारधारा को आज भी उसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो कि गांधीवादी सिद्धांतों के अगला क्रम है। चलिए अब देखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये शुरू करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत जो कि संविधान में गांधीवादी विचारधारा के बाद आते हैं और ये उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इसी विचारधारा के क्रम में सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता, यानी भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जाए, समान कानून बनाया जाए, ताकि कोई भी धर्म जाति विशेष का व्यक्ति किसी कार्य के लिए सभी के लिए अलग अलग कानून ना हो, सभी के लिए एक ही कानून बने। इसके बाद अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाना, यानी राज्य यह प्रावधान करेगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए ताकि वह आगे चलकर देश की प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। इसके बाद अनुच्छेद 48 बताता है कृषि को वैज्ञानिक पद्धति से करना। तो आप देख सकते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय जो हमारा एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन भी इतना नहीं था और भारतीय जीडीपी में लगभग 80 से 85% का योगदान रहा करता था और खेती करने के लिए पुराने इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता था, बैलों का, लकड़ी से बने हलों का। परंतु धीरे धीरे वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रैक्टर, टिलर का इस्तेमाल खेती के लिए, खेती की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद आज की डेट में अगर आप बात करी जाए तो स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, उसके बाद एक्वेरियम सिंचाई होती है। इसके अलावा भी किसानों को उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई थी। तो ये सब एग्जाम्पल वैज्ञानिक पद्धति का ही नमूना है। इसके बाद अनुच्छेद 48A में बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है और यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह पर्यावरण को सुरक्षित रखे, साफ रखे, क्योंकि साफ सुथरे पर्यावरण में रहने का अधिकार मौलिक अधिकार भी है और यह अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे। इसके बाद आर्टिकल 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उसको हानि ना पहुंचाया जाए, वहाँ गंदगी ना फैलाएं या किसी तरीके से ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनको हानि पहुंचे, उनको परेशानी हो। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना,
यानी राज्य यह प्रावधान करेगा या अनुच्छेद 50 यह प्रावधान करता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करा जाए। और हमारे संविधान में भी न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधानपालिका तीनों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तीनों का किसी पे भी किसी का कोई अधिकार नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में स्वतंत्र हैं। इसके बाद अनुच्छेद 51 प्रावधान करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत या भारत के आस पड़ोसी जितने भी देश हैं, भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ में एक मधुर और शांति के संबंध रखे, ताकि कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए वह हानिकारक ही है। इसलिए अनुच्छेद 51 यह प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अब इसके बाद में हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्या महत्व हैं और किस कारण से इनको भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी कि ये भाग 4 में है, और किस सरकार के कानून बनाने में किस तरीके से सरकार की मदद करते हैं या सरकार को किस तरीके से उसके विरुद्ध कार्य करने से रोकते हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व। देखिए, अब निदेशक तत्वों के महत्व या विशेषता को समझते हैं। निदेशक तत्वों के महत्व या विशेषता में पहला जो पॉइंट है आपका, वह है सकारात्मक की भूमिका निभाना। यानी निदेशक तत्व जो हैं वह अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं और सकारात्मक की भूमिका निभाते हैं। आपने इससे पहले टॉपिक में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित था वहाँ पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति में नकारात्मक होते हैं, उसी प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में सकारात्मक की भूमिका निभाते हैं। यानी यह लोक कल्याण में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकारों के साथ निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ में निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा व दर्शन, संविधान की आत्मा, इसमें दर्शन को आप ऐड कर लीजिएगा, संविधान की आत्मा व दर्शन, संविधान की आत्मा व दर्शन कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के साथ निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा व दर्शन कहा जाता है। इसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति के निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा कहा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद राज्य नीति व कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। यानी राज्य का यह प्रथम कर्तव्य होगा जब भी वह लोक कल्याणकारी हित में कोई भी कानून या कोई भी विधि बनाए, उसको लागू करे, तो वह नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई बातों का पालन करे, उनका ध्यान रखे। इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये पहला पॉइंट आप पढ़िए, ये अपनी प्रकृति में सकारात्मकता की भूमिका निभाते हैं। किस कारण से? क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसी कारण से यह सकारात्मकता की भूमिका निभाते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद न्याय में उच्च आदर्श व समानता बनाए रखना। यानी जब भी न्याय करा जाए तो किसी एक पक्ष में ना किया जाए, जब भी कानून बना जाए तो किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर ना बनाया जाए। इसलिए न्याय में उच्च आदर्श की समानता को बनाए रखना। देखिए, आगे देखते हैं। 1935 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक जो कॉलोनियाँ थी उनके जो गवर्नर थे उनको जो आदेश दिए जाते थे वह आदेश डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी आज़ादी से पहले अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि आज़ादी से पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अस्तित्व कहाँ देखने को मिलता है,
तो आज़ादी से पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अस्तित्व 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। इसके बाद आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का सीधा सीधा एक ही मोटिव है कि वह आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करे। अपनी प्रकृति में गैर न्यायोचित, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जा सकता है, उसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकता। इसके बाद न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाना। देखिए, जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है या न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है, इसके विपरीत न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता। इसके बाद सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा राज्य विधि बनाते समय इनका ध्यान रखा जाएगा। यानी जब भी राज्य के व्यक्तियों के लिए लोक कल्याणकारी हित के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा, तब उस कानून को बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण बनाना, यानी ये अपनी प्रकृति में क्या है, न्यायोचित है। यानी विपक्ष जब चाहे, सरकार अगर कोई भी गलत कार्य कर रही है या लोक कल्याणकारी हित में कोई भी ऐसी योजना या कानून नहीं बना रही है, तो विपक्ष सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है कि आपका एक कर्तव्य है कि आप समाज के कमजोर वर्ग, गरीब, बूढ़े लोग या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राज्य विधि के तहत कानून बनाएं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई बातों का पालन करें। इसके बाद ये स्वयं लागू नहीं होते हैं, यानी इनको लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से मौलिक अधिकार स्वयं लागू हो जाते हैं, उसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्वयं लागू नहीं होते हैं। इनको लागू करने के लिए एक विधि चाहिए और विधि सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मकता की प्रदर्शित करती है, वो समाज पर, सरकार पर या व्यक्ति विशेष पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। उसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं और यह समाज की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और विकास में अपना योगदान देते हैं। देखिए, ये तो थे मूल संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए। इसके अलावा भी बाद में संविधान बनने के बाद, आज़ादी के बाद, संविधान में कुछ संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया और ऐसा ही एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 1976 में कांग्रेस सरकार यानी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और इसमें 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A, इन 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। और किन अनुच्छेदों में क्या बातें बताई गई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। देखिए, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो टॉपिक था आज का, ये यही समाप्त होता है।